नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिहार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट टॉपिक जो है गुर्जर प्रतिहार, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज ही हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है ना। आज की हमारी ये सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके जानकारी स्रोत के बारे में कि हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, जैसा कि बता दूं मैं आपको, थोड़ा हम रिवीजन कर देते हैं इसको। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश के उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। कल हमने यहाँ पर उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वी ए स्मिथ ने इसे श्रीमाल या बिनमाल कहा है, भगवान लाल इंद्र जी ने बाहरी प्रदेशों से कहा है, मिस्टर जैक्सन ने इसे विदेशी बताया है, भंडारकर महोदय ने इसे जाति विशेष से बताया है, और हीराचंद ओझा ने इसकी उत्पत्ति देसी क्षत्रियों से मानी है, और कनेडी महोदय ने ईरानी मूल से, और कनिंगम महोदय ने सको और यूचियो से इसकी यूचियो को इसकी संतान कहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो हमने इसके उत्पत्ति के संदर्भ में कल पढ़ी थी, और इसकी हमने एक बहुत शानदार ट्रिक के साथ में इनको याद करने की हमने कोशिश की थी, जो कि आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जानकारी स्रोत के ऊपर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानकारी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती हैं, ठीक है ना। हम लगातार सेकंड ग्रेड के इसी तरह से क्लासेस चला रहे हैं, जिसके अंदर हम कम्प्लीटली सेकंड ग्रेड को हम पहले फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम सेकंड पेपर को देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर के अंदर हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार और इसके जानकारी स्रोत के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जानकारी स्रोत की बात करें गुर्जर प्रतिहार में, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें 4 अभिलेखों से मिलती हैं। यहाँ पर कुल 4 अभिलेख हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बनता है, और पहले कई एग्जाम में इसके प्रश्न यहाँ से बने भी हैं, ठीक है ना। तो आपको इनको याद करना है। देखिए 4 अभिलेख कौन कौन से हैं। एक तो है नीलकुंड अभिलेख, राधनपुर अभिलेख, देवली अभिलेख और करड़ाहा अभिलेख। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ाहा अभिलेख, ये 4 अभिलेख हैं। इन 4 अभिलेखों से गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। एक जो इसकी जानकारी मिलती है वो मिलती हैं स्कंद पुराण के पंचद्रविड़ों में। स्कंद पुराण के पंचद्रविड़ों में इसकी जानकारी मिलती है। और अगली बात करें तो चीनी यात्री जो हैंसांग आया था, उसके यात्रा वृत्तांत के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी चीनी यात्री हैंसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलती है। साथ ही हम बात करें 2 अभिलेख और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो आहोल अभिलेख और एक नवसारी अभिलेख। आहोल और नवसारी अभिलेख, इन 2 अभिलेखों से भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही हम बात करें उद्योतन सूरी की कुवलयमाला जो ग्रंथ है, उससे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें उद्योतन सूरी के कुवलयमाला ग्रंथ से भी मिलती है, ठीक है। साथ ही बात करें हम राजशेखर का एक ग्रंथ है विशाल भंजिका, ठीक है। उद्योतन सूरी का तो है कुवलयमाला और राजशेखर का है विशाल भंजिका। इन 2 ग्रंथों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर ले। आगे हम देखते हैं दोस्तों, और यहाँ से हमारा शुरू होता है मंडोर के प्रतिहार, ठीक है। यहाँ से मंडोर प्रतिहार वंश की पूरी शाखा को पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे जालोर के, कन्नौज के और उज्जैन के प्रतिहार, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे मंडोर के प्रतिहार की। मंडोर के प्रतिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम मंडोर के प्रतिहार में, पहला प्रश्न हमारा बनता है वो बनता है कि इसकी शाखाओं की बात की जाती है। तो यहाँ पर मूणोत नैणसी ने कुल 26 शाखाओं की बात की है। कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं बताई हैं मूणोत नैणसी ने। मूणोत नैणसी ने यहाँ पर मंडोर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं की बात की है। इसी के साथ ये सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। वैसे इसकी और भी शाखाएं हैं, जालोर, कन्नौज, उज्जैन, और इन सब में जो महत्वपूर्ण शाखा है ना, सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण शाखा वो है मंडोर के प्रतिहार, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर बन गए। एक तो मूणोत नैणसी ने 26 शाखाएं बताई है, साथ ही बनता है यहाँ पर सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है मंडोर के प्रतिहार। अब इसमें दोस्तों सबसे पहला शासक आता है वो आता है हरिश्चंद्र, ठीक है। सबसे पहला शासक आता है हरिश्चंद्र, जो कि 600 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आता है, ठीक है ना। दोस्तों, हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब आदि पुरुष मूल पुरुष की बात आएगी ना, तो यहाँ पर आप नागभट्ट को लगा के आएंगे या फिर रजिल को लगा कर आएंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हरिश्चंद्र को प्रत्यारों का गुरु, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। साथ ही बात करें इसकी उपाधि की, तो इसको रोहिल्दी उपाधि दी गई है। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम तो है ब्राह्मणी और एक का नाम है भद्रा। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, पर फिर भी हमें इन पुत्रों के संदर्भ में इसको भी याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इनकी 2 पत्नियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ब्राह्मणी और एक भद्रा। ब्राह्मणी से तो कोई पुत्र नहीं है, परंतु भद्रा से इसके 4 पुत्र हैं, और इन 4 पुत्रों का नाम है भोगभट, कक, रज्जिल और देह, ठीक है। 4 पुत्र हैं, भोगभट, कक, रज्जिल और दह। एक बार फिर से देख लीजिए, हरिश्चंद्र नाम का पहला शासक है जो कि 600 ईस्वी के आसपास आता है यहाँ पर, और इसको प्रत्यारों का गुरु कहते हैं, इसको आदि पुरुष कहा जाता है और इसी को मूल पुरुष कहा जाता है। क्लियर। इसकी एक उपाधि है, उसका नाम है रोहिल्दी। इसको रोहिल्दी की उपाधि भी दी गई है, किसको? हरिश्चंद्र को। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है ब्राह्मणी, एक का नाम है भद्रा, और इस भद्रा से ही इसके 4 पुत्र हुए हैं, भोगभट, कक, रज्जिल और दह, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, अगला शासक है यहाँ पर रज्जिल, ठीक है। देखिए भोगभट और कक भी यहाँ पर 2 शासक हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बाकी फालतू की चीज़ें हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि समय आपका और मेरा दोनों का इंपॉर्टेंट है, और फालतू समय हम यहाँ पर खराब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि हरिश्चंद्र के बाद में जो शासक आता है वो आता है रज्जिल, ठीक है ना। ये हरिश्चंद्र का ही पुत्र है। देखिए दोस्तों, रज्जिल के बारे में कुल 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, और इन 4 बातों को आपको विशेष तौर से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि रज्जिल ने यहाँ पर मंडोर राजधानी बनाई थी, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए जब प्रश्न आएगा ना कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया था, यानी कि प्रत्यार वंश के अंदर मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो यहाँ पर लगभग लोग ठोक के आएंगे यहाँ पर नागभट फर्स्ट या फिर नागभट को, ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं है, आपको याद रख लेना है कि रज्जिल ने जो है मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर को राजधानी रज्जिल ने बनाया था। साथ ही बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का ये वास्तविक संस्थापक है। कौन? रज्जिल जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है। ऊपर हमने बात की थी हरिश्चंद्र के बारे में, तो वो हरिश्चंद्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, ठीक है ना। वो संस्थापक नहीं है, संस्थापक है यहाँ पर रज्जिल, ठीक है। इसने एक राजसूय यज्ञ करवाया था, रज्जिल ने एक राजसूय यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो र से रज्जिल और र से राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ सिर्फ एक नहीं करवाया था, तो आप याद रखें, रज्जिल ने राजसूय यज्ञ करवाया था। और एक रोहिस्कूप नगर में इन्होंने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। रोहिस्कूप नगर मंडोर के अंदर महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रज्जिल के बारे में 4 बातें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपने यहाँ पर देख ली, और इसको आप विशेष तौर से याद कर लेना, और मंडोर राजधानी को तो आप विशेष तौर से याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले शासक नरभट्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, नरभट्ट के बारे में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नरभट्ट की 2 उपाधियाँ हैं, एक तो पिलीपणी और एक पेलोपेली, और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बने हैं, ठीक है ना। और यहीं पर जो है अधिकतर अभ्यर्थी गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए कि पिलीपणी और पेलोपेली जो उपाधियाँ हैं वो किसकी हैं? नरभट्ट की हैं। देखिए पिलीपणी उपाधि है ना, ये नरभट्ट ने खुद ने ग्रहण की थी, धारण की थी। पिलीपणी उपाधि नरभट्ट ने खुद धारण की थी, और इस पिलीपणी का मतलब होता है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता, ठीक है। और एक उपाधि इसकी थी पेलोपेली, ठीक है। पेलोपेली उपाधि दी थी इसको हेनसांग ने, और इसका मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला, ठीक है। नरभट्ट को पेलोपेली उपाधि दी थी हेनसांग ने, और इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। तो इन 2 बातों को आप विशेष तौर से याद कर लेवें। अगली हम बात करते हैं नागभट्ट के बारे में। अगला शासक है यहाँ पर नागभट्ट। नागभट्ट ने दोस्तों राजधानी बनाया था मेड़ता को, ठीक है। ऊपर हमने देखा यहाँ पर रज्जिल ने राजधानी बनाया था मंडोर को, ठीक है। और
अब यहाँ पर नागभट्ट ने जो राजधानी बनाया है वो बनाया है मेड़ता को। तो राजधानियों को विशेष याद रखें क्योंकि राजधानियों से ही अधिकतर प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट ने अपनी राजधानी बनाया है मेड़ता को। इसकी रानी का नाम है जज्जिका देवी और इसके 2 पुत्र हैं तात और भोज। ठीक है ना, इसके 2 पुत्र हुए हैं तात और भोज। ठीक है, नागभट्ट के बारे में एक विशेष बात यही है कि इन्होंने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख ले। आगे दोस्तों शासक बनता है वो बनता है शिलुक। मंडोर प्रत्यार वंश में एक शासक बनता है वो बनता है शिलुक, और शिलुक जो है यहाँ पर 10वां शासक बनता है। इसके बीच में और भी कई सारे शासक हुए हैं। ठीक है, वो एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है तो उनको हम यहाँ पर स्किप करते हुए चलते हैं और इसी क्रम में हम 10वें शासक को पढ़ते हैं शिलुक को। शिलुक दोस्तों इसने वल देश, उस समय जैसलमेर को वल देश कहा जाता था और उसने वल देश तक अपनी सीमाओं को बढ़ाया था। ठीक है ना, मंडोर से लगाकर जैसलमेर तक इसने जो है अपनी सीमाएं बढ़ा दी थी। और यहाँ का जैसलमेर का एक भाटी था देवराज, उसको इसने पराजित किया था। ठीक है, शिलुक ने वल देश जैसलमेर तक अपनी सीमाएं बढ़ाई थी और वहाँ के शासक भाटी देवराज को पराजित किया था। तो इसके बारे में 2 बातें इंपॉर्टेंट। तो अगला शासक हैं वो हैं जाट प्रत्यार। जाट प्रत्यार के बारे में एक खास बात है कि ये कौन थे, वीणा वादक थे, ये वीणा बजाते थे। ठीक है ना, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी एक बार प्रश्न बना है तो इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में याद रखें कि जाट प्रत्यार जो थे ना वो कौन था, वीणा वादक था। ठीक है, अगले शासक की बात करें तो कक्क प्रतिहार। अगला शासक बनता है यहाँ पर कक्क प्रतिहार। कक्क प्रतिहार ने मुंगेर में घोड़ों से युद्ध किया था। मुंगेर एक जगह है जिसमें यहाँ पर उसने घोड़ों से युद्ध किया था। नागभट्ट सेकंड का ये सामंत था। नागभट्ट सेकंड का ये सामंत था। बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, बंगाल में जो धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध हुआ था ना उसमें इसने भाग भी लिया था। इसकी 2 पत्नियां थी, एक तो पद्मिनी भाटी और एक दुर्लभ देवी। पद्मिनी भाटी से इसका पुत्र उत्पन्न हुआ था बाउक और दुर्लभ देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो हुआ था कक्कुक। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को आपको याद कर लेना है। कक्क प्रतिहार जिसने मुंगेर में घोड़ों से युद्ध किया था, नागभट्ट सेकंड का ये सामंत था। बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध इसने युद्ध में भाग लिया था और इनकी 2 पत्नियां थी, इनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे बाउक और कक्कुक। ठीक है, बात करें हम अगले शासक बाउक की तो बाउक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाउक जो है, बाउक का यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है और इसके संदर्भ में यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है ना, तो बाउक के बारे में पढ़ते हैं। बाउक का एक शिलालेख मिला है 834 ईस्वी के अंदर। 837 ईस्वी के अंदर एक शिलालेख मिला है जोधपुर प्रशस्ति। उस शिलालेख का नाम क्या है, जोधपुर प्रशस्ति, और इसमें उसने अपने पूरे वंश का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये अपने वंश के वर्णन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसलिए इस शिलालेख को हमें पढ़ना है। बाउक का एक शिलालेख है 837 ईस्वी में मिला है जिसे जोधपुर प्रशस्ति कहते हैं और इसमें अपने पूरे वंश का वर्णन किया है। ठीक है, अगला शासक बनता है दोस्तों यहाँ पर कक्कुक। कौन है, बाउक और कक्कुक। ठीक है ना, इसके 2 शिलालेख मिलते हैं, एक तो, और ये दोनों मिलते हैं 861 ईस्वी के अंदर। ठीक है, बाउक का तो एक मिला है, बाउक का तो एक शिलालेख मिला है और कक्कुक के यहाँ पर 2 शिलालेख मिलते हैं। बाउक का तो एक मिलता है और कक्कुक के यहाँ पर 2 शिलालेख मिलते हैं। बाउक का मिलता है 837 ईस्वी के अंदर और कक्कुक का मिलता है 861 ईस्वी के अंदर। जो बाउक का शिलालेख है उसका नाम है जोधपुर प्रशस्ति और कक्कुक के शिलालेखों का नाम है घटियाला और जोधपुर। और जोधपुर का जो शिलालेख मिला है वो मिला है चिराई गाँव से। ठीक है, और ये घटियाला शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आगे आगे ये आता जाएगा और इसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। ठीक है ना, अब बात करें हम आगे तो देखिए दोस्तों, प्रतिहारों द्वारा सन 1395 में राव चुंडा को मंडोर दहेज में दे दिया गया था, तभी से मंडोर शाखा का अंत हो गया था। ठीक है, प्रतिहारों के द्वारा राव चुंडा को मंडोर को दहेज में दे दिया गया था और तभी से मंडोर शाखा का जो है अंत हो गया था और ये 1395 की बात है। ठीक है ना, और यहाँ से मंडोर शाखा का अंत हो जाता है और यहाँ हम मंडोर शाखा को इतना पढ़ते हैं। आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे जालोर के, कन्नौज के और उज्जैन के प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जिसमें हमने पढ़ा है
मंडोर के प्रतिहारों में हरिश्चंद्र को पढ़ा, हमने पढ़ा हाँ रजिल को जिसने मंडोर को राजधानी बनाया, हमने पढ़ा था यहाँ पर नरभट्ट को जिसके 2 उपाधियाँ हैं पिलीपणी और पेलोपेली। हमने आगे पढ़ा था नागभट्ट को जिसने राजधानी बनाया है मेड़ता को। हमने आगे पढ़ा है सिल्लुक को जिसने वल देश तक जैसलमेर तक अपनी सीमाएं बढ़ाई है और भाटी देवराज को इसने पराजित किया था। हमने पढ़ा है जौट प्रतिहार को जो कि एक वीणावादक था। हमने पढ़ा है आगे कक्क प्रतिहार को जिसके 2 पुत्र थे बाउक और कक्कुक। ये नागभट्ट सेकंड का सामंत था, बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध इसमें भाग लिया था, मुंगेर में गौड़ों से इसने युद्ध किया था। इसके 2 पुत्र थे बाउक और कक्कुक। बाउक के बारे में हम पढ़ते हैं कि बाउक का एक शिलालेख मिलता है हमें जो कि 837 ईस्वी में मिलता है और इसका नाम है जोधपुर प्रशस्ति जिसमें ये अपने पूरे वंश का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं हम कक्कुक के बारे में। कक्कुक के 2 शिलालेख मिलते हैं हमें 861 ईस्वी के अंदर जिसमें पहला शिलालेख है घटेला शिलालेख, दूसरा है जोधपुर शिलालेख जो कि हमें चिरई गांव से मिलता है। ठीक है ना। और प्रतिहारों द्वारा गुर्जर प्रतिहारों द्वारा राव चुंडा को मंडोर देश में दे दिया गया था और तभी से मंडोर शाखा का अंत हो गया था और यहाँ पर राठौड़ों का आधिपत्य हो गया था। ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे जालोर के, कन्नौज के और उज्जैन के प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना है और आगे की आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास ही बेल का आइकन है उसको दबा के रखना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।